जी, हमारा आज का दूसरा टॉपिक है मटेरियल्स फॉर प्री स्ट्रेसिंग स्टील। तो स्टूडेंट, प्री स्ट्रेसिंग मेंबर के अंदर आप दो तरह के स्टील यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल स्टील है और दूसरा प्री स्ट्रेसिंग स्टील। तो जो नॉर्मल स्टील है उसको नॉन प्री स्ट्रेसिंग स्टील कहा जाता है, और वो ऐसे स्टील है जो आप ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि मुश्तमिल होता है ग्रेड 60 का स्टील, जो कि डी फॉर्म बार होते हैं, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ आप मालूम करते हो। तो ये डिफरेंट टाइप की शेप्स आपको नीचे नज़र आ रही हैं डी फॉर्म बार की। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आज हम फोकस नहीं करते। ये उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये आप प्रीवियस जानते हो, सेकंड ईयर में आपने पढ़ी होगी कि ये जो नॉर्मल स्टील है उसका वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट होता है। इस जगह पे देखें, एक वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट है। अब हम बात करते हैं प्री स्ट्रेसिंग स्टील की। फॉर प्री स्ट्रेसिंग स्टील हाई स्ट्रेंथ स्टील इज़ यूज्ड। यहाँ पे जो स्टील यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल स्टील से काफ़ी ज़्यादा होती है। टू प्रोवाइड हाई इलांगेशन टू मेंटेन द स्टील स्ट्रेस आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग लॉस, आइडियली इट शुड बी remain elastic up to relative high strength, show sufficient ductility, have good bonding properties, low relaxation, good resistance to corrosion, be economical and easy to handle। तो प्री स्ट्रेसिंग स्टील के अंदर ये 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं दोबारा इसके ऊपर स्ट्रेस करता हूँ कि ये स्टील ऐसा होना चाहिए जो रिलेटिवली हाई स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि एक तो आपने पहले स्ट्रेचिंग करनी है उसकी, उसके बाद जब इसके ऊपर लोड आने हैं तो फिर दोबारा ये स्ट्रेस्ड होगा। तो ये स्टील इस काबिल होना चाहिए कि इसके ऊपर हाई स्ट्रेस बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। इस स्टील के अंदर सफिशेंट डक्टिलिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, प्री स्ट्रेसिंग और जो स्प्रिंग एक्शन है, प्री स्ट्रेसिंग स्टील और स्प्रिंग एक्शन ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो वो प्री स्ट्रेसिंग आप तभी अचीव कर सकते हैं जब इसमें जो स्टील यूज़ करें वो डक्टाइल होगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग के ऊपर वो स्ट्रेच हो जाए, जब आप इसको रिलीज़ करें तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करें। तो ये तभी मुमकिन है जब जो स्टील यूज़ करें उसके अंदर हाई डक्टिलिटी हो। थर्ड उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये जो हाई गुड बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसकी सरफेस वो रफ़ होनी चाहिए ताकि कंक्रीट या जो भी आप ग्राउट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। लो रिलैक्सेशन क्या है? लॉस ऑफ स्ट्रेसेस को रिलैक्सेशन कहा जाता है। तो रिलैक्सेशन क्या है? एनी लॉस ऑफ स्ट्रेसेस और स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो स्टील आपने वो यूज़ करना है जिसके अंदर लो रिलैक्सेशन होगी, उसमें जो स्ट्रेस का लॉस है वो मिनिमम हो। जो आप ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं उसमें रिलैक्सेशन वैल्यू हाई होती है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर जो स्ट्रेसेस होती हैं वो कम होती जाती हैं। तो इस प्री स्ट्रेसिंग स्टील में आपने ऐसा स्टील यूज़ करना है जिसमें रिलैक्सेशन की वैल्यू कम हो, और स्टील भी ऐसा यूज़ करें जिसमें क्रोजन की जो रेजिस्टेंस टू क्रोजन है वो ज़्यादा हो। प्री स्ट्रेसिंग reinforcement कैन बी इन फॉर्म ऑफ सिंगल वायर, strand composed of several wires, twisted to form a single element and high strength bars। तो 3 टाइप की आप इसमें reinforcement यूज़ करते हैं। सिंगल वायर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रैंड को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैंड क्या है? स्ट्रैंड इज composed of several wire twisted to form single element and high strength bars। ये तीन तरह की आप स्टील को यूज़ कर सकते हैं, एक बार्स, एक सिंगल वायर और एक ग्रुप ऑफ वायर्स। अब आप देखें कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हैं। इसका टेबल बना हुआ है जिसमें प्लेन राउंडेड वायर है, इंडेंटेड वायर है, ट्विस्टेड वायर है, टू वायर स्ट्रैंड है, 7 वायर स्ट्रैंड है। और 7 वायर स्ट्रैंड को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है
क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो प्री स्ट्रेसिंग के लिए स्टील यूज़ किया जाता है वो 7 वायर स्ट्रैंड ही होता है, इसका अदर नेम टेंडन है। तो नीचे देखिए फिर 19 वायर स्ट्रैंड भी है और राउंड बार भी है और थ्रेडेड बार भी है। ये डिफरेंट टाइप के स्टील हैं। अब हम देखते हैं कि इस ये जो स्टील यूज़ करें इनके ग्रेड्स कौन से हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो नॉर्मली 2 टाइप के ग्रेड्स यूज़ होते हैं प्री स्ट्रेसिंग वायर के अंदर। एक है ग्रेड 250 और सेकंड है ग्रेड 270। तो जितना ज़्यादा ग्रेड का स्टील आप यूज़ करेंगे उतना उसका बेनिफिट ज़्यादा है। जैसे नॉर्मल कंक्रीट के अंदर आप ग्रेड 60 यूज़ करते हैं, हालांकि ग्रेड 40 का स्टील भी अवेलेबल होता है, लेकिन ग्रेड 60 यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि उसमें आप स्टील की बचत हो जाती है, उस स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और उससे फिर स्टील की क्वांटिटी कम डालनी पड़ती है। इसी तरह आप हाई ग्रेड का स्टील यूज़ करेंगे तो फिर स्टील की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है। तो ये आपने याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। अब आते हैं जी मोस्ट कॉमन प्री स्ट्रेसिंग स्टील टाइप। प्री स्ट्रेसिंग reinforcement कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रेस रिलीव्ड लो रिलैक्सेशन वायर। स्ट्रेस रिलीव लो रिलैक्सेशन वायर। अब स्ट्रेस रिलीव क्या है कि ये जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं वायर को तो उन वायर्स को हीट ट्रीटमेंट दी जाती है और उससे जो मटेरियल की इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो रिलीव हो जाती हैं। तो ये स्ट्रेस रिलीव टर्म उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और लो रिलैक्सेशन के इसमें जो वायर जो यूज़ होंगी वो उसकी जो फ्यूचर स्ट्रेस लॉस है वो कम से कम हो, उसको लो रिलैक्सेशन वायर कहा जाता है। स्ट्रेस रिलीव्ड एंड लो रिलैक्सेशन स्ट्रैंड स्टैंडर्ड और कॉम्पैक्टेड। ये 2 टाइप के स्ट्रैंड हो सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड हो सकते हैं या कॉम्पैक्टेड हो सकते हैं। हाई टेंसाइल स्टील बार्स, ये थर्ड टाइप है। हाई टेंसाइल स्टील बार दे मस्ट बी कोल्ड ड्रॉन। ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कोल्ड ड्रॉन प्रोसेस है टू रेज देयर यील्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस रिलीव टू इंक्रीज द डक्टिलिटी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी मटेरियल की, किसी भी स्टील मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेस रिलीव हो जाती है और उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आप देख लें ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है डिफरेंट मटेरियल की। इसमें जो कर्व्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं आपकी नॉर्मल बार से। ग्रेड 60 का बार है उसकी कर्व कैसे बनती है, उसमें देखें एक डेफिनेट यील्ड पॉइंट है और ऊपर की जो 3 बार्स हैं वो हाई स्ट्रेंथ प्री स्ट्रेस बार्स हैं। हाई स्ट्रेंथ प्री स्ट्रेस बार, स्ट्रेस रिलीव्ड वायर, प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रैंड। तो ये 3 टाइप के मटेरियल हैं जिनकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो मटेरियल का जो कोई वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं है। तो ये जो हम ग्रेड कह रहे होते हैं तो ग्रेड इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि नॉर्मल स्टील के अंदर जो ग्रेड चीज़ है वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वही है यील्ड स्ट्रेंथ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो यील्ड स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कि जो प्री स्ट्रेसिंग बार्स हैं इनकी यील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती, इट्स नॉट वेल डिफाइंड, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ वेल डिफाइंड नहीं होती। इसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रेंथ के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी। और टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये देखेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के ऊपर, ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऊपर आप ये मालूम करती है, FPU से रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, ये वही है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की हैं। अब आते हैं रिलैक्सेशन के ऊपर। रिलैक्सेशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील। व्हाट इज रिलैक्सेशन? इट इज़ ए लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस व्हेन द वायर एंड स्ट्रैंड आर सब्जेक्ट टू एसेंशियली कांस्टेंट स्ट्रेन। जब आप किसी
मटेरियल को किसी वायर को आप स्ट्रेच कर लेते हो तो वो एक स्ट्रेन स्टेट में होता है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी स्ट्रेन में कमी हो जाती है, उसके अंदर स्ट्रेस में कमी हो जाती है, तो इसको रिलैक्सेशन कहा जाता है। अब आप देखिए कंक्रीट के अंदर आपने क्रीप का कंसेप्ट पढ़ा था, तो ये भी क्रीप से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है। इट इज़ आइडेंटिकल टू क्रीप इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर क्रीप होती है जबकि स्टील के अंदर रिलैक्सेशन होती है। अब दिखाया है कि रिलैक्सेशन लॉस वर्सेस टाइम, कि टाइम के साथ साथ रिलैक्सेशन लॉस कितना होता है। तो ये देखें, इनिशियली रिलैक्सेशन लॉस ज़्यादा है, वक्त गुजरने के साथ साथ रिलैक्सेशन लॉस कम होता जाता है। इसी तरह डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस एंड इलास्टिक मॉडुलस आर नॉट अफेक्टेड व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर वेरीज ओवर ए रीजनेबल रेंज। तो इन रीइंफोर्समेंट के ऊपर टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता अगर वो टेम्परेचर चेंजेस है वो एक रीजनेबल रेंज के अंदर हो, तो फिर इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन कैन सीरियसली इफेक्ट दिस प्रॉपर्टी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस एक्सट्रीम लेवल पे होगा तो फिर इसकी प्रॉपर्टी को सीरियसली इफेक्ट होगा। ए शार्प डिक्रीज इन टेम्परेचर माइट लेड टू इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस बस बट deterioration in ductility and impact resistance। कि शार्प डिक्रीज टेम्परेचर में होगा तो उससे उसकी स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो इम्प्रूव होगी, लेकिन उसकी डक्टिलिटी और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस में कमी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने ठीक तरह से सुना है और समझा है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।